हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आशा करती हूँ आपका जो सपना है वो साकार हो जाए, आपको आपकी मंजिल मिल जाए। इस समय बहुत अच्छा चांस है यूपी पुलिस के लिए। तो जो भाई बहन मेरी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो देवनागरी जो लिपि है उसका विकास कहाँ से हुआ है? खरोष्टी से हुआ है, ब्राह्मणी से हुआ है, गुरमुखी से हुआ है या संस्कृत से हुआ है? तो ए का फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वी। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मणी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगेगा? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगते हैं, जो शब्द से पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ये पहचान रखिएगा। शब्द में पहले जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है। दुस्साहस में शब्द मतलब उपसर्ग कौन सा है? तो टू का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं या पांच प्रकार के होते हैं? तो भाई बहनों याद रखिएगा, हिंदी में वचन सिर्फ टू प्रकार के ही होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली है, अब ये संज्ञा से क्वेश्चन ले लिया गया है। तो हरियाली में पूछा गया कि हरियाली में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो हरियाली शब्द पढ़ने के बाद आप कैसा फील करते हैं? फीलिंग्स के अनुसार देखा जाता है कि मतलब इसमें कौन सा भाव आ रहा है। तो हरियाली का मतलब ही होता है कि वहाँ अच्छी फीलिंग्स आती है। तो ये भाव की बात की जा रही है, तो फोर का सी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक पूछा गया है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये कारक होते हैं। तो इसमें पूछा है सीमा कुत्ते से डरती है, तो इसमें कारक कौन सा होगा? तो 5 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, अपादान कारक। क्योंकि अपादान कारक में भय, डर और अलगाव की स्थिति आ जाती है। जहाँ पर अलग होने की बात होती है वहाँ अपादान कारक होता है, ये पहचान रखिएगा। और करण कारक में क्या होता है? करण कारक में होता है जब किसी साधन के रूप में इसे प्रयोग किया जाए, वहाँ करण कारक होता है। अधिकरण कारक की बात की जाए तो अधिकरण कारक में जो इनका चिन्ह होता है वो पर और में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो विद्वान शब्द का पूछा गया है, तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा 6 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि होगी? एड़ संधि होगी, अयादि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो इसमें कौन 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सी? वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करवा लिया है इन्होंने। तो भानुदय का अगर हम तोड़ेंगे भानुदय को तो कैसे बनेगा? भानु धन उदय बनेगा, भानु धन उदय बनेगा, या भेनु धन उदय बनेगा, या भानु धन उदय बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 8 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की पाई लगी है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो
नाम में छोटू ऊ की पाई बन जाएगी और धन के बाद छोटा ऊ बन जाएगा। जब जो है ए मात्रा और ए वाला ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो धानु प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथाशीघ्र में कौन सा समास है। अब यहाँ पर समास से क्वेश्चन ले लिया गया है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, ये समास होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। तो यथाशीघ्र में समास पूछा गया है, तो यथाशीघ्र से पता ही चल रहा है, मैंने बताया भी था, क्योंकि जहाँ पर उपसर्ग आ जाए वहाँ पर अव्ययीभाव ही समास होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए उपसर्ग आया हुआ है यथा, ये तो यहाँ अव्ययीभाव है। और द्विगु की क्या पहचान होती है? द्विगु की पहचान होती है इसका पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में एक तो ओजक चिन्ह लगा होता है, ये वाला, और इसमें अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे माता, पिता, दिन, रात, ऐसे करके ये अपोजिट वर्ड होते हैं। कर्मधारय की क्या पहचान है? कर्मधारय में किसी की भी विशेषता बताई जाए, जैसे नील कमल, मतलब नीले मतलब कमल के समान जिसके नयन है, या मतलब किसी चीज़ की, व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया पूछी गई है कि कौन सी क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, कनक धतूरा का अर्थ क्या होता है। तो कनक और धतूरा का अर्थ क्या होता है? तो लोग कनक माने भी सोना होता है, धतूरे को भी सोने के समान ही मानते हैं। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराए जग, या खाए बोराए, ये वाला आपने दोहा बहुत सुना होगा। तो उसमें ये शब्द लिए गए हैं, तो ये शब्द कैसे इसका अर्थ क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सोना, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्मुखी का विलोम शब्द है। अब यहाँ पर विलोम से क्वेश्चन लिया गया है। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? जगतमुखी होगा, वाचाल होगा, बहिर्मुखी होगा, या चतुर्मुखी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बहिर्मुखी, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का मतलब क्या होता है? कमल। कमल मतलब कमल के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मलिंद है, पंकज है, जलज है, अम्बुज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला मलिंद, इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी पंकज, जलज, अम्बुज, कमल, अरविंद, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, मलिंद फिर किसका पर्यायवाची है? तो मलिंद भौरे का पर्यायवाची है। भौरा होता है जो, भौरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। अब यहाँ पर ये मुहावरे से ले लिया गया है। तो इसका अर्थ पूछा गया इस लाइन का कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए मेरे भाई बहन। बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, या रोब झाड़ना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। कौन सा हो जाएगा? झूठा दिखावा करना, बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्त का तद्भव शब्द है। अच्छा, तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं 2 प्रकार के। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम
तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों ले लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कि हस्त है, ये तत्सम शब्द का रूप है। और तद्भव वो होते हैं जिनका हिंदी रूपांतर कर दिया जाता है। अब जैसे हस्त तो तत्सम हो गया, अब इसका तद्भव पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी का क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वर्तनी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वैसे तो हम हमेशा पढ़ते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही वाला कौन सा होगा। तो वर्तनी में यहाँ शुद्ध रूप पूछा है, किसका पूछा गया है, टिप्पणी का। तो टिप्पणी ए वाला सही होगा, बी वाला टिप्पणी सही होगा, सी वाला सही होगा या डी वाला सही होगा। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, टिप्पणी। बी वाला 16 का आंसर सही हो जाएगा, टिप्पणी बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरजते घन घन घनन, घन घन में कौन सा अलंकार है। अब ये अलंकार से क्वेश्चन ले लिया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, गरजते घन घनन घन घन, तो जब भी जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। अब यहाँ पर एक ये कविता ले ली गई है, तो इसके रचयिता कौन है भ्रमर गीत के। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। अच्छा, कबीरदास की रचनाएं आपको पता ही होंगी। साखी है, सवद है, रामायणी है। तुलसीदास, बताइएगा इन्होंने किस चीज़ की रचना की थी, ये कमेंट में आप बताइएगा, और किस भाषा में की थी। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की तो रचना पता ही है, जैसे कि तितली है, झरना है, आंसू है, कमायनी है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक का नाम पूछा गया है, तो क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या महादेवी वर्मा है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या प्रेमचंद हैं। तो साहित्य से क्वेश्चन लिया गया है ये। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की अभी रचनाएं मैंने बताई थी, आंसू, झरना, कमायनी, तितली, ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, बताइए महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था, ये आप कमेंट में बताएंगे। और प्रेमचंद की कौन सी रचना है, गोदान है, गोदान, गबन, इनकी काफ़ी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर सर्वनाम से ले लिया गया है क्वेश्चन। तो सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की जगह हमने कह दिया बहे, सीता की जगह कह दिया बहे, या मतलब किताब की जगह कह दिया एहे, मतलब उस नाम की जगह हम जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए वाक्य को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम कितने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन लिया गया है कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये होते हैं आपके सर्वनाम।
और इसमें पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का पूछा गया है कि कौन सा है, तो निश्चयवाचक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यह, क्योंकि यह एक निश्चित चीज़ बता रहा है कि यह है जो चीज़ वो निश्चित है, और बाकी कोई क्या कुछ ये सब अनिश्चित सर्वनाम है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द छंद दोहा का विपरीत शब्द है। मतलब यहाँ पर छंद से क्वेश्चन लिया गया है, तो यहाँ दोहा का विपरीत मतलब विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है कि दोहा का उल्टा कौन सा है। रोला होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सोरठा, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अच्छा, चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभक्त रस का स्थायी भाव है। तो रस से क्वेश्चन लिया गया है, विभक्त रस का स्थायी भाव, इसमें स्थायी भाव बहुत पूछते हैं, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जुगुप्सा, इसका स्थायी आंसर हो जाएगा। अच्छा, शोक का स्थायी भाव क्या होगा, शोक का हो जाएगा दुख, और निर्वेद का हो जाएगा शांत, भय का हो जाएगा भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा के बारे में पूछा गया है, तो ब्रज थी, खड़ी बोली थी, या साधुक्री थी, अवधी थी। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी, 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साधुक्री भाषा थी इनकी, इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ब्रज भाषा में रचना किसने की थी, तुलसीदास ने भी करी थी, सूरदास की भी रचना से कप्तावली हो गई, कप्तावली। खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो को माना जाता है, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। और अवधी में किस की रचना करी गई थी, अवधी में रामचरितमानस की रचना करी गई थी। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, जो कठिनाई से समझ में आए, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है, और किस वाक्य के लिए, जो कठिनाई से समझ में आए, तो इसके लिए एक वाक्य कौन सा होगा, इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, दुर्बोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको वो वाक्य पहचानना है जो शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है, चलिए देखते हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं, ये वाला सही होगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, क्या ये सही होगा। बैल और बकरी घास चरता है, ये वाला सही होगा। बैल और बकरी घास चरती है, ये सही होगा, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गाय और बकरी घास चरती हैं। तो मतलब ये नहीं, जहाँ पर दो लोगों की बात की जाती है तो वहाँ बहुवचन वैसे भी होता है, बहुवचन को हम, इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, 25 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया गया है, इसमें प्रत्यय से पूछा गया था, ऊपर उपसर्ग से पूछा गया था, अब यहाँ पर प्रत्यय पूछ लिया गया। मैं बता भी चुकी हूँ, जो शब्द से पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय मतलब एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बन जाएगा। शरीर में जो शरीर शब्द दिया है, इस शरीर शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो पूरा शब्द कौन सा बन जाएगा, तो शारीरिक हो जाएगा, या शारीरिक हो जाएगा, या शारीरिक हो जाएगा, या शारीरिक हो जाएगा। तो इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा रूप, बी वाला राइट ऑप्शन।
26 का बी वाला सही हो जाएगा। शरीर में एक प्रत्यय जोड़ने पर शारीरिक ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ विदेशी भाषा के लिए पूछा गया है क्योंकि देशज विदेशज भाषाएं होती हैं। तो विदेशज भाषाएं कौन सी होती हैं? अरबी, फारसी, जो बाहर से ली गई होती हैं उनका हिंदी रूपांतर किया जाता है, वो विदेशज भाषाएं होती हैं। तो इन भाषा में से बताना है आपको कि विदेशी भाषा कौन सी है। दाता है, वृद्ध है, गर्म है या जहर है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जहर। ये विदेशी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है, मतलब नहीं है। स्त्रीलिंग जब नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है पुल्लिंग पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर बहन, बहन क्या स्त्रीलिंग है? रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। पानी स्त्रीलिंग है। अब हम देख लेते हैं, कहते हैं हमारी बहन प्यारी है या मेरी बहन आई है, रोटी ठंडी हो गई है, नदी बह रही है। तो इसमें सब में कैसी मतलब फील हो रहा है, क्या भावना निकल रही है? एक स्त्रीलिंग की भावना निकल रही है। लेकिन पानी कैसा वर्ड है? पानी पुल्लिंग वर्ड है क्योंकि पानी पिया, पानी गर्म हो गया, मतलब इस टाइप से हम बोलकर भी समझ सकते हैं स्त्री और पुल्लिंग के लिए। तो इसका 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव तुम बैठ के पढ़ो इस प्रकार का वाक्य है। तो गौरव तुम बैठ के पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ वाक्य पूछा गया है किस प्रकार का वाक्य है। तो निषेधवाचक होगा, समूहवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा या आज्ञावाचक होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक, क्योंकि गौरव को आज्ञा दी जा रही है कि गौरव तुम बैठ के पढ़ो। अच्छा, निषेधवाचक का पहचान क्या होती है? इसमें कार्य को ना करने के लिए सलाह दी जाती है, ये निषेधवाचक होता है। समूहवाचक में जहाँ पर एक से अधिक चीज़ों या व्यक्तियों की बात की जाती है वो समूहवाचक होता है। और प्रश्नवाचक में हमें पता ही है कि हम जब किसी से कोई प्रश्न करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट इसमें क्या पूछा गया